नमस्कार, स्वागत है आपका जेकेएलएच प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने moneycontrol.com को सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने G20 समिट की अध्यक्षता, महंगाई, आर्थिक विकास और वैश्विक स्तर पर भारत के प्रति नजरिए को लेकर बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी और देशों के बीच चल रहे संघर्ष के कारण महंगाई की गति वैश्विक स्तर पर तेजी से बढ़ी है। हालांकि दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले भारत में उन्होंने कहा कि महंगाई दर कम रही। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीतिक, कूटनीतिक और आर्थिक दुनिया के देशों के साथ मित्रता कायम रखने के सवालों पर जवाब देते हुए कहा कि कई दशकों की अस्थिरता के बाद 2014 में भारत के लोगों ने एक स्थिर सरकार के लिए वोटिंग की थी, जिसके पास देश के विकास के लिए नीति और स्पष्ट एजेंडा था। यानी अवाम के पास उस वक्त ये एजेंडा था कि उन्हें नीति क्लियर चाहिए, साफ चाहिए, इसलिए ऐसी सरकार चुननी है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2014 में मुझे कोई नहीं जानता था। इसके अलावा पीएम ने अपने 9 साल के कार्यकाल को याद किया। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि पीएम के इस इंटरव्यू में विरोधियों पर वार दिखा तो 2024 के लिए लोगों के समर्थन का हुंकार भी दिखा। आज इसी मुद्दे पर जानेंगे खास मेहमानों से उनका रुख। तो प्रधानमंत्री मोदी के इस खास इंटरव्यू को राजनीतिक पंडितों की तरफ से कहा जा रहा है कि 2024 के हवाले से प्रधानमंत्री मोदी ने एक टोन जो है सेट कर दिया है और एक हुंकार भर दिए। विरोधियों पर कहीं ना कहीं उन्होंने वार किया है और साथ ही साथ 2014 में जो आवाम ने उन पर भरोसा जताया था उसको एक बार फिर से उन्हें दोहराया और 2024 के लिए कहीं ना कहीं उन्होंने एक इशारा दे दिया है कि एक बार फिर से आवाम यानी जनता उन पर भरोसा जताएगी। आज इसी मुद्दे पर जानेंगे कई खास मेहमानों से उनका रुख। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं जिनका तारुफ करा दें। सबसे पहले गौरव गुप्ता साहब हैं, आप फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल हैं JCCI की जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के। आपका वेलकम करते हैं इस खास डिबेट का हिस्सा बनने के लिए, क्योंकि आर्थिक स्थिति के हवाले से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बड़े डिजिटल इंटरव्यू में बात की है। तो जानना जरूरी हो जाता है कि जम्मू कश्मीर के लिहाज से अगर देखा जाए तो आर्थिक स्थिति किस तरह से खासकर 2019 के बाद किस तरह से बदली है, ये जानना जरूरी हो जाता है। इसके अलावा एक और खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, एडवोकेट आदित्य गुप्ता साहब, लीडर हैं PDP के। आपका वेलकम करते हैं इस खास डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। और सुहेल काजमी साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे बीच मौजूद हैं। आपका भी इस्तकबाल, वेलकम, स्वागत हमारे साथ इस डिबेट में चर्चा करने के लिए। क्योंकि राजनीतिक पंडितों की अगर माने तो प्रधानमंत्री मोदी के इस खास इंटरव्यू, डिजिटल इंटरव्यू को लेकर ये बात कही जाने लगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना कि 2014 से पहले तक अस्थिरता थी और 2014 में लोगों ने एक स्थिर सरकार यानी मोदी सरकार को चुना और उनके भविष्य को अवाम ने ये समझा उस वक्त कि एक अच्छे हाथों में है, सफल हाथों में है, कामयाब हाथों में है। लिहाजा एक बार फिर से कहीं ना कहीं लोगों के जहन को भांपने की भी कोशिश के तौर पर इस इंटरव्यू को देखा जा रहा है। राजनीतिक पंडितों की अगर माने, क्योंकि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं सुहेल काजमी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कथन को आप किस तरह से देखते हैं। उन्होंने कहा कि 2014 में उन्हें कोई नहीं जानता था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुझे कोई नहीं जानता था, लेकिन जनता का आशीर्वाद मिला। 2014 में से पहले तक अस्थिरता थी, लेकिन स्थिर सरकार लोगों ने चुनी। आप इस कथनी को, इस बात में कोई इशारा ढूंढ पाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के? 2014 से पहले का भारत देखें और 2014 के बाद का भारत देखें, एक चीज तो तय थी कि UPA-2 में जिस इकोनॉमिक रिसेशन से हिंदुस्तान गुजर रहा था, उसमें पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारतवर्ष, उसमें बगैर मजहब मिल्लत पूरा भारत जो था एक अल्टरनेटिव को तलाश कर रहा था। और उस अल्टरनेटिव में नरेंद्र दामोदर मोदी उभर के सामने आए और भारतीय जनता पार्टी को वन गो में हिंदुस्तान ने वोट किया और स्टेबल मजबूत सरकार जो आज आप देख रहे हैं, जिसको 9 साल पूरे हो रहे हैं मरकज में, वो आपको दे दी। और एक बात तो है कि 9 साल में जो कुछ पॉजिटिव हुआ वो ये था कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया की जो इमेज थी, खासकर फॉरेन पॉलिसीज को लेके, वो काफी इंप्रूव हुई, काफी अच्छी तरह मजबूत हुई और उसमें टायरलेसली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहां तक करप्शन की बात करें या बाकी चीजों की बात करें तो वो
छोटे मोटे इंसिडेंट को छोड़ के कोई मेजर ऐसा कोई जो हम देख रहे थे यूपी 1 में या यूपी 2 में जिस तरह के स्कैम, जिस तरह की करप्शन, जिस तरह की चीजें आपके सामने आ रही थी, वो कम से कम 2014 के बाद आपको नहीं दिखी। और सीरियसली गवर्न करने की जो कोशिश थी वो नरेंद्र मोदी की क़यादत में, एनडीए की क़यादत में शुरू हुई और एक फॉरेन पॉलिसी, मजबूत फॉरेन पॉलिसी इंडिया की तब से आज तक चल रही है। ठीक है, तो आपको लगता है कि 2014 के बाद बहुत कुछ बदला है? प्रधानमंत्री मोदी की इस बात में ये भी इशारा है क्या? उन्होंने एजेंडा सेट कर दिया 2024 के लिए, ये बातें भी उन्होंने कही है क्या? इसमें इन तमाम चीजों को भी देखा जा सकता है? मैं गौरव गुप्ता साहब आपसे ही जानना चाहूंगी, आर्थिक स्थिति के हवाले से भारत जो है वैश्विक स्तर पर मजबूत हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही है और लीडरशिप के हवाले से भी उन्होंने बात कही है। इन तमाम चीजों पर आपकी राय क्या है? देखिए मैम, अब जब सुबह ये मनी कंट्रोल का जब इंटरव्यू हमने देखा प्रधानमंत्री जी का, तो चीजें बड़ी स्पष्ट थी। अगर आप देखिए G20 के हवाले से अगर मैं बात करता हूं, अगर आज G20 की अगर आप थीम को ही देखिए, वासुदेवा कुटुंबकम, जो क्लियर कट एक मैसेज था कि द वर्ल्ड इज वन फैमिली एंड वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। तो अगर आज आप बात कर रहे हैं अर्थव्यवस्था की, आज मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि उनके एक विजन से और पूरी पॉलिसीज, फाइनेंशियल पॉलिसीज को देखते हुए भारत आज एक काफी बड़े मजबूती स्तर पर एक आगे प्रथम स्थान पर निकल रहा है। अभी रिसेंटली अगर मैं SBI की रिपोर्ट देखूं पिछले महीने की, और मुझे खुशी होगी आपसे शेयर करने के लिए जो आंकड़े आज हमारे सामने आ रहे हैं, 2027 के एंड में हिंदुस्तान पूरे मुल्क में, पूरे विश्व में एक तीसरी, एक सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। तो ये अगर आप बदलाव अगर आप देखते हैं 9 सालों में, 2014 के बाद की मैं बात करूं, ये भी एक सुनहरा सच है जो हमें एक्सेप्ट करने का। और आज इकोनॉमी की जब हम बात कर रहे हैं, किस तरीके आज देखिए, अगर आप रिसेशन से पूरा वर्ल्ड इस समय जूझ रहा है, और जिस तरीके प्रधानमंत्री जी ने बड़ा एक अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया पूरे इंटरव्यू में, जब इन्फ्लेशन की बात हुई, आज इन्फ्लेशन की जब दर की हम बात करते हैं, जो उसकी ग्लोबल जो हम डायनेमिक्स देखते हैं, अगर आप उसकी एक एवरेज अगर आप स्तर देखें, उससे भी हम 2% जो है वो नीचे हैं। तो इट मीन्स कि हमारे यहां पर जो इन्फ्लेशन का जो हाल है, सूरत हाल है, वो पूरे वर्ल्ड को पता है कि हम लोग कितने एक मजबूती से एक हम आगे बढ़ रहे हैं। और बात आज मैं करूंगा जिन 2 मुल्कों को आज हम सरपास करने जा रहे हैं, खासकर मैं जर्मनी की बात करूंगा। जर्मनी आज अपनी अर्थव्यवस्था से आज जूझ रहा है और रीजन बड़ा स्वाभाविक है, बहुत क्लियर है, क्योंकि यूरोप की अगर मैं बात करता हूं, यूरोप की और अमेरिका की सैंक्शंस लगने के बाद उसमें अगर आप देखिए आज वो एक आर्थिक संकट से निकल रहा है। जब मैं जापान की बात करता हूं, जापान आज कहीं ना कहीं पर अपनी पॉपुलेशन को लेकर आज डिक्लाइन जिस तरीके हो रही है, तो एक आज तय है कि हिंदुस्तान बाय द एंड 2027 इंडिया विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। और सबसे बड़ा फायदा हिंदुस्तान को इधर ये हो रहा है कि जिस तरीके आज अमेरिका और चाइना की रिलेशंस की जब मैं बात करता हूं, और आज की यूएस की इतनी बेस्ड बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो अपनी चाइना से अपना निवेश निकालकर हिंदुस्तान में आज निवेश कर रहे हैं। तो ये क्लियर कट आज आप देखिए फाइनेंशियल पॉलिसीज की जब मैं बात कर रहा हूं, जब मैं फॉरेन पॉलिसीज की बात कर रहा हूं, ये क्लियर कट दर्शा रहा है कि आज हिंदुस्तान एक बड़े सुनहरे सफर के साथ अपने 140 करोड़ की जनता को लेकर उनका विश्वास से आज आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा अगर आज मैं बात करना चाहूंगा, आज बड़ा, हाँ बताइए नहीं बोले आप। आज मैं बात करना चाहता हूं, जब शुरू हुआ है इंटरव्यू, उसमें आपने देखा होगा पहली लाइन, आप अगर देखिए पहली लाइन यही थी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। अगर आप इसको ब्रॉडर वे में देखते हैं, आज वो जो सबके विश्वास या सबके प्रयास की बात हो रही है, सबके विश्वास की बात हो रही है, दैट इज नॉट कन्फाइंड टू द इंडिया ओनली। आज पूरे मुल्क में आज हिंदुस्तान का आज यहां पर डंका बज रहा है और एक बड़े सुनहरे एक पल है हिंदुस्तान के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन मुद्दों को छुआ, जिन मुद्दों पर खुलकर बेबाकी से बात की, वो मुद्दे कहीं ना कहीं बहुत हद तक एड्रेस किए गए हैं। आरिफ पठानिया साहब स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, आपका स्वागत करते हैं डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। हमारे दरमियान एडवोकेट आदित्य गुप्ता साहब भी मौजूद हैं। चूंकि इन्फ्लेशन की बात हुई, मुद्रास्फीति की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की, इसके अलावा फॉरेन पॉलिसी पर भी बातचीत की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने।
सुहेल काजमी साहब ने कहा है सीधे तौर पर कि फॉरेन पॉलिसी बहुत हद तक मजबूत हुई है। यूपीए 2 के बाद अल्टरनेटिव देने में प्रधानमंत्री या फिर मोदी सरकार जो है कामयाब हुई है। इसके अलावा महंगाई दर की बात गौरव गुप्ता साहब ये कह रहे थे कि बहुत हद तक चीजें दूसरे देशों से हमारे देश में बेहतर है। पीडीपी इन तमाम चीजों पर क्या राय रखती है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी गुप्ता साहब? नमस्कार मैम, सबसे पहले आपको और मेरे फेलो पैनलिस्ट सबको नमस्कार। देखें, ऐसा है कि मेरा और पीडीपी का अपना एक सपना है कि हिंदुस्तान दुनिया की पहली इकॉनमी बने, लेकिन जहां पर हम जो चीज समझने की बात है वो ये है कि हम लोग सिर्फ अपने आप को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे हम 2-5 साल बाद, या आज हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी आप बनते हैं जीडीपी के नाम पे। जीडीपी होती है गुड्स एंड सर्विसेज वैल्यू जी। उसका मतलब ये होता है पूरे फाइनेंशियल ईयर में जितने गुड्स और प्रोडक्ट सर्विसेज जो इंडिया में प्रोड्यूस होती हैं और इसकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है, उसका जो अमाउंट होता है उसको ग्रॉस जीडीपी कहते हैं। लेकिन एक होता है जीडीपी पर कैपिटा, जिसको आपके पास आमदन कितनी आती है। एज पर द लेटेस्ट डेटा हम लोग हैं अर्बन में 2086 रुपए और रूरल में 1089 रुपए, 1089 रूरल में और 2086 अर्बन में। ये चीज को अचीव करने के लिए 23% पॉपुलेशन हिंदुस्तान की नहीं कर सकती। दैट मीन्स दैट दे आर बिलो दिस लाइन। तो अगर देश की 23% पॉपुलेशन नीचे है तो वो आपका जो 5th आना वर्ल्ड इकोनॉमी में होना, वो एक किस्म का जो डमका बजा सकते हैं आप उसका, आप लेकिन उससे ऑन ग्राउंड कोई इफेक्ट नहीं होता। और इस टाइम पे अगर इकोनॉमी को ही देखा जाए तो इस पे 2 सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर। एक, इस टाइम पे इन्फ्लेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। नंबर 2, बेरोजगारी। ये दोनों ही पिछले 9 साल में सबसे ज्यादा बढ़ी, और दोनों के रीजन ये हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का रीजन जो ये साइट होता है वो होता है हमारे 3 मेजर इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और माइनिंग। ये तीनों ही स्लो डाउन हो गई। इन दोनों के अंदर इतनी ज्यादा रिस्क स्ट्रेन्स आ गए हैं, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी इतनी डिफिकल्ट है कि ये तीनों जो फील्ड्स हैं, इन तीनों में कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। प्राइस हाइक, इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है कि ये ऑल टाइम रिकॉर्ड छूटे हुए हैं। जो इस टाइम पे अगर आप फॉर एग्जांपल मैं एलपीजी का ही जानबूझ के लेना चाहता हूं रुपया, 2014 में 410 रुपए का आफ्टर सब्सिडी सिलेंडर था अवेलेबल, जो किसी भी ग्राहक को पहुंचता था। आज के रेट में वो 900 रुपया है। तो और आज से 10 दिन पहले वो 1100 रुपया था। तो अगर आपने 700 रुपया पिछले 4 साल में बढ़ा है, उसको 200 रुपया कम भी कर लेते तो पिछले 9 साल में 500 रुपया ऑन एन एवरेज सिलेंडर बढ़ गया। उसके अलावा अगर अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन को एक साथ लिया जाता है तो दिक्कत ज्यादा बढ़ती है। एक, बेरोजगारी है, आदमी के पास नौकरी नहीं है, और उसके ऊपर महंगाई भी है, तो वो डबल मार पड़ रही है। तो ये कहना कि जी हम इकोनॉमी में 5वें रैंक पे चले गए हैं, वो इट इज नॉट रेलेवेंट फैक्टर एज फार एज कमिंग ऑन ग्राउंड इज कंसर्न, क्योंकि आपकी मेरी जेब में क्या आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है। ये जो ओवरऑल दिखाया जा रहा है उसके अंदर तो मैक्सिमम अमाउंट तो अडानी साहब और अंबानी साहब ले जाते होंगे। मैं और आपके यहाँ एक एवरेज जो है 23% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, वो तो 2080 रुपए अर्बन में नहीं कमा पा रही और 1100 रुपया रूरल में नहीं कमा पा रही। हमारा रूरल इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑल टाइम हाई है। कि इसका मतलब यह है कि गांव में रहना ज्यादा महंगा है शहर में रहने से, और 80% पॉपुलेशन हिंदुस्तान की गांव में रहती है। तो अगर आप अपने आप को प्रोजेक्शन करते हो ना सोलो इंटरव्यू सेइंग दैट आई नो एवरीथिंग एंड आई हैव डन एवरीथिंग पॉसिबल, इट डजंट नीड द आई वेल, क्योंकि डेटा कुछ और कहता है। और ये सारा जो डेटा मैंने किया ये गवर्नमेंट का रिलीज। पठानी साहब मौजूद हैं। आरिफ पठानी साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम मुद्दों पर खुलकर बातचीत की, जिसपे पीडीपी ने अपना रिएक्शन दिया कि सोलो इंटरव्यू में अगर इस तरह की बात करेंगे, अगर मैं बात करता हूं तो मैं कहूंगा कि मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन सामने वाला कुछ नहीं करता है तो वो तो उनकी बात ही मानी जाएगी, ये विरोधी पार्टियों का कहना है। क्या ये माना जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में स्थिर सरकार की जो बात कही है, 2024 का एजेंडा वो सेट करते हुए दिखाई दिए, और ये जो तमाम चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई, इन्फ्लेशन की बात हो, फॉरेन पॉलिसी की बात हो, या फिर इनकम की बात हो, आर्थिक स्थिति की बात हो, इसे कहां तक अचीव किया गया है, इस पर विरोधी पार्टियों का यह कहना है कि जो डेटा है उसमें बहुत फर्क है। कह देना और डेटा में कहीं ना कहीं वो सच्चाई दिखती नहीं है। जी, ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी का अगर आप पूरा
जिसे कहते हैं वक्तव्य, उसे आप एग्जामिन करें, उसे समझें और समझ करके उसका एक ईमानदारी से उसका अगर विश्लेषण करें। एक ग्लोबल लीडर और एक ग्लोबल पावर का जिसे कहते हैं लीडर, और जिस तरीके से हर विषय को उन्होंने टच किया है। मैं इन्फ्लेशन की बात करूं, मेरे मित्र पहले बोल रहे थे कि ठीक है पूरे दुनिया में स्लो डाउन है, भारत को भी उस स्लो डाउन का जिसे कहते हैं इम्पैक्ट जिसे कहते हैं झेलना पड़ा, लेकिन फिर भी जो ग्लोबल जो इन्फ्लेशन की जो दर है भारत उससे 2% पे नीचे है। और इस इन्फ्लेशन के चलते भी भारत ने मतलब कि जिसे कहते हैं पब्लिक फ्रेंडली डिसीजंस लेने, मतलब कि मान लीजिए जैसे पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी रूल्ड स्टेट्स हैं, वो अपना स्टेट का जो शेयर ऑफ टैक्स है दे हैव फॉरगॉन इट, ताकि उन स्टेट्स को जिसे कहते हैं पेट्रोल डीजल की प्राइसेस स्थिर रहे। एलपीजी की बात करें, रक्षाबंधन पे अभी ही जिसे कहते हैं 200 रुपए का कट एलपीजी पे एकदम, और जिसकी जिसे कहते हैं फाइनेंशियल इंप्लीकेशन सो मेनी हंड्रेड्स ऑफ करोड़ है उसमें। आप ये सब फैसले इसीलिए जिसे कहते हैं लेने की बात की गई। सब अब डेप्ट रिकवरी की बात करें, उधार की बात करें, दिवालियापन की बात करें, आपने श्रीलंका का हाल देखा, पाकिस्तान का जिसे कहते हैं परिस्थिति देखी, और भी विदेश में इवन ग्रेट ब्रिटेन इट वेंट इनटू अ टेल स्पिन। लेकिन भारत डेट वाले जिसे कहते हैं ट्रैप पे भारत नहीं है, भारत की दुनिया समझती है। और जो नया जो मंत्र उन्होंने दिया है कि इंडिया ग्रोथ मीन्स ग्लोबल ग्रोथ, तो इंडिया इज ए कॉन्ट्रीब्यूटर टू द ग्लोबल ग्रोथ। और दूसरा जो एक नया एक खूबसूरत एक मापदंड किया है कि न्यू ट्रॉयका, इंडिया, इंडोनेशिया एंड ब्राजील, ये 3 लोग ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दुनिया के लिए और डेवलप्ड कंट्रीज के जिसे कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए किस तरीके से काम करें। तो मुझे लगता है एक नई दिशा, नई भाषा और नई परिभाषा, ना सिर्फ जिसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय एक जियोपॉलिटिकल जिसे कहते हैं माहौल में, बल्कि एक अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए एक नई दिशा देने का मंत्र है। और सबके दी ओनली बेडरॉक, इनके पीछे जो सपोर्टिंग पैरामीटर वो है जो बताया गया, चूंकि भारत में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, भारत में एक मजबूत सरकार है, उस मजबूत सरकार को लीड करने वाला। विरोधी ये कह रहे हैं कि सिर्फ कह देना काफी नहीं होता है। पर कैपिटल जीडीपी पर कैपिटल की बात अभी कुछ देर पहले आदित्य गुप्ता साहब ही कह रहे थे, कुछ आंकड़े भी वो दे रहे थे कि अर्बन और रूरल में किस तरह का फर्क है, उस पर भी उन्होंने बात अपनी रखी है। इन तमाम चीजों को ऑपोजिशन पार्टियों को ये कहना है कि इसे दरकिनार करना भी सही नहीं है। अगर आप अच्छी बात कहेंगे, उस बीच के जो थिन लाइन है वो जनता के सामने नहीं आएगा और इसे नहीं बताया जाएगा, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम थर्ड जगह पर तीसरी इकोनॉमी बनने की बात हम कह रहे हैं, तो ये हो जाएगा। सच्चाई इसकी है ये। देखें, मैं कुछ हद तक इनकी बात से सहमत हूं कि रूरल और अर्बन डिवाइड ये आज का नहीं है, बड़ी पुरानी जिसे कहते हैं कि बीमारी, एक मलेज है। और जो मेन जो भारत निर्माण का जो फोकस जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के दौरान प्रधानमंत्री सड़क योजना सैटेलाइट टाउनशिप्स क्रिएट करना, उसका पर्पस ये था कि गांवों को चाहे उनकी हेल्थ, एजुकेशन, रोड कनेक्टिविटी या बाकी जो फैसिलिटीज या स्कूल, एजुकेशन, इनको इस तरीके से एक स्ट्रेंथन करना ताकि अपने आप में एक मॉडल्स और इंजन्स ऑफ ग्रोथ और इंजन्स ऑफ सेल्फ सस्टेनेंस, ये जो रूरल अर्बन डिवीजन की वजह से एक बहुत बड़ा दिस इज ए मलेज। और इस सरकार ने रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथनिंग, रूरल सेल्फ सफिशिएंसी, रूरल एम्प्लॉयमेंट और इसी के तरीके से रूरल प्रोजेक्शन में जिस तरीके से काम किया है जी, कहते हैं कि अगर गांव की तरक्की होगी तो देश तरक्की करेगा। इसी तरीके से नौजवान तरक्की करते हैं तो देश मजबूत होता है। मैं चाहती कि आदित्य गुप्ता साहब इस पर बात करें, क्योंकि रूरल एरिया के हवाले से आरएस पठानिया साहब ये कह रहे हैं और आप रूरल की तरफ ही ध्यान दिलाना चाहते थे भारतीय जनता पार्टी का। इस पर इन्होंने कहा है कि काम भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार की तरफ से रूरल एरियाज के लिए तो हो रहा है, जो जरूरी होना चाहिए वो कदम सारे उठाए जा रहे हैं। कहां पर कमी है आपको? मैंने बोला था कि रूरल इन्फ्लेशन इज ऑन ऑल टाइम हाई। दैट मीन्स कि गांव में रहना महंगा है। आप वहां पे 4 घर और बना दें साहब, आप वहां पे नया बना दें, वहां रहना, रोजगार, आमदन, कितने पैसे वापस आ रहे हैं, उसकी इन्फ्लेशन इज ऑन ऑल टाइम हाई। इट हैज नेवर बीन सो हाई। और वो उसका जब ऑल टाइम हाई का मतलब, और वो अर्बन से ज्यादा बढ़ गई भी है। उसका मतलब अगर शहर में रहना है वो सस्ता है गांव के अंदर रहने से। तो दैट इज व्हाट वाज माय पॉइंट। एंड जो पठानी साहब ने कहा था, ऑब्वियसली वो वाज ऑन हिज ओन नैरेटिव जो उन्होंने देना था कि भाई हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हम डेवलपमेंट कर रहे हैं गांव के अंदर, दैट इज इन इटसेल्फ इज योर जॉब। बट रूरल इन्फ्लेशन इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट चैप्टर। एंड
और जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारी जो जीडीपी पर कैपिटा जीडीपी, वी आर रैंक्ड एट 147, वी आर बिलो बांग्लादेश, एंड एट द सेम रेट अगले 5 साल में भी बांग्लादेश वी विल नॉट बी एबल टू सरपास. सो अगर आप ओवरऑल आप 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी या 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन भी जाते हो एज ए वेलफेयर स्टेट, यू फेल बिकॉज आपकी आम जनता के पास आमदन कम है. एंड उसमें से 23% पॉपुलेशन ऐसी है जो 23% पॉपुलेशन ऐसी है जो 2080 रुपए भी कमा नहीं पा रही है महीने भर में. ठीक है. सो दैट इज द रेट, दैट इज द एक्चुअल इशू. सो अनटिल अनलेस योर इन सेल्फ, मैडम बड़ा सीधी सी बात, अगर आपके घर पे सुख नहीं है तो बाहर जाकर आप जितना मर्जी नगाड़ा बजा लें, बाहर वाले लोग तो दे डोंट केयर. उनको क्या फर्क पड़ेगा? आपके घर के लोग जो हैं, जो आपके घर के सदस्य हैं, जैसे देश में लोग जो घर के अंदर के हैं, जो अपने देश के हैं, उनको दिक्कत है फाइनेंशियल डिफिकल्टीज. और ये 200 रुपए की जो बात करें एलपीजी सिलेंडर की, फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जब आप 700 रुपए पहले बढ़ाओगे, 200 रुपए कम कर लोगे, तो उसको हम 200 रुपए घटाना रखें या 500 रुपए बढ़ाना कंसिडर करें? So this doesn't make sense. It is again a deviation that has been done. और RBI के गवर्नर और फाइनेंस मिनिस्टर are also on 2 different pages. The RBI governor says that inflation has to be controlled by changing rate of interest. The finance minister says that rate of interest is not a requirement for control of inflation, which is absolutely wrong economic funda. So ये मतलब कि economic lapses हैं और आप ठीक है, जवाब ले लेते गाते जा रहे विल नॉट हेल्प. ठीक है, एक सेकंड आदित्य साहब. हाँ देखिए, ठीक है, वी डोंट टेक इट एज इन बैड टेस्ट. अपोजिशन का काम है और बात करना, लेकिन थोड़ा सा जो पॉजिटिव पार्ट है सरकार का उसमें भी बात करनी चाहिए. एक वक्त था कि एलपीजी सिलेंडर 70 रुपए का होगा, तो हम वी विल नॉट, जिसे कहते हैं, एक इल्जाम लगाएंगे कि कांग्रेस पार्टी जिन चीजों को इन्होंने पॉइंट आउट किया वो भी तो एड्रेस होने चाहिए ना. क्या उन्हें नेगलेक्ट कर देना चाहिए? गवर्नमेंट हैज टू डू. मैं आपको रेफर करूंगा. ऐसे हुआ कि मोदी साहब बोलेंगे पी चिदम्बरम वाज द रॉन्ग फाइनेंस मिनिस्टर, पी चिदम्बरम विल से अडवाणी द finance minister in Vajpayee's government was a wrong finance minister. Vajpayee's government will say Narasimha Rao had a wrong policy. Narasimha Rao will say the Morarji Desai government has a wrong policy. ऐसे थोड़ी देश तरक्की करेगा. ऐसे पॉलिटिक्स आपका तरक्की कर सकता है, बट देश तरक्की नहीं करेगा. प्लीज सुन ले. ठीक है, मेरा विनम्र निवेदन है आपसे कि देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी स्पीच करते हैं कि 1 रुपया दिल्ली से अगर गांव की ओर आता है तो 15 जिसे कहते हैं ग्रामीण भारत में पहुंचता है, 85% जिसे कहते हैं वो चोरी. ये देश का चुनाव. ऑब्जेक्शन टू व्हाट यू आर सेइंग, बिकॉज़ हम लोग बात करें 2023 की, आप फिर 80 के दशक में चले जाते हैं. कंपैरिजन से देश को तरक्की नहीं करेगा ना. आप अपना ज्ञान जरा कृपा करके अपनी समय आपको लाइक इज डिफरेंट थिंग, बट यू कैन नॉट मिसलीड द ऑडियंस. ऐसे डिस्कशन आगे चलेगा नहीं, प्लीज. तो मेरा रिस्पेक्टफुल सबमिशन है कि सबसे पहले ई ग्राम स्वराज का जो कॉन्सेप्ट है, जितनी भी फैसिलिटीज हैं अपने घर में, अपने मोबाइल पे, और ये डिजिटल इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, दी वे सर्विसेज हैव बीन इम्प्रूव्ड. एक वक्त था कि गांव के आदमी 30 में से 5 दिन 10 दिन उनको डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस जाना. नहीं, लेकिन ये क्या सच नहीं है कि गांव के लोग बाहर अपनी रोजगार को और आमदनी को ढूंढने के लिए बाहर का रुख करते हैं, दूसरे राज्यों का रुख करते हैं? क्या आई डिड नॉट ज्वाइन द इशू. ये आज की नहीं, मैंने कहा दिस इज ए बिगर मेलेडी. ये बहुत बड़ी मैलेज और जिसे कहते हैं प्रॉब्लम, ये आज की नहीं, कई दशकों पुरानी. रूरल अर्बन डिवीजन, अर्बन माइग्रेशन, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. लेकिन आत्मनिर्भर भारत में और इसमें जो एमएसएमई का कॉन्सेप्ट है, इसमें जो स्टार्टअप्स का कॉन्सेप्ट है, जो छोटे जिसे कहते हैं व्यापारियों को कॉन्सेप्ट है, इसका फोकस ये है. देखें, मैं तो आपको ये कहना है कि गवर्नमेंट की तरफ से इसे एड्रेस किया जाना, कोई नेता, कोई प्रधानमंत्री देश को उठा नहीं सकता जब तक देश को. देखिए, अपोजिशन पार्टियों की तरफ से सवाल खड़े कीजिए. सुहेल काजमी साहब, अभी जो बातें यहाँ पर हुई, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? 2014 के बाद से क्या इन्फ्लेशन और जो तमाम चीजें कही जा रही हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस इंटरव्यू में बातें कही, आपने सुनी होंगी, और हमने जो कुछ पॉइंट्स बताए हैं, उसके तर्ज पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नया भारत, नए इंडिया की तरफ बात हो रही है, तो क्या आप मान रहे हैं कि बहुत कुछ बदला जा चुका है और बदलने की भी जरूरत है? तो क्या चीजें? देखिए, बिल्कुल ठीक है. देखिए, आज हम इस डिबेट में नहीं बैठे हैं कि हमने मोदी जी की क्या नाकामयाबियां रही हैं और क्या कामयाबियां रही. डिस्कशन ये है कि आज जो उन्होंने इंटरव्यू दिया पूरे नेशन को डिफरेंट चैनल्स पे, और उस पे चर्चा के लिए हम बैठे हैं. और उस चर्चा में ये जो मोटा मैं समझता हूं वो ये है कि
बिल्कुल इसमें दो राय नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा कि फॉरेन पॉलिसी इंडिया की स्ट्रांग हुई है और हर देश हिंदुस्तान के साथ व्यापार करना चाहता है। इकोनॉमिकल सबसे बड़ी मंडी मानता है पूरी दुनिया। और जहां तक इन्फ्लेशन की बात है, इन्फ्लेशन अगर आप साउथ एशियन कंट्रीज में देखें और कंपैरेटिवली बाकी हमारे नेबर्स को देखें, तो अगर अभी कुछ दिनों पहले ही टमाटर को जो आप 300 रुपए ले गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं उसको आपने फिर 80 रुपीज पे वापस ला दिया। और वही मेरे पड़ोसी मुल्क में जो मैं राजनीतिक विशेषज्ञ होने के नाते आपसे जानना चाहती हूँ, जो प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात कही कि 2014 में उन्हें कोई नहीं जानता था, और वो आप श्योर हैं कि 2024 में क्या आपको लगता है कि 2024 में जनता उन पर फिर विश्वास जताएगी? इस वजह से उन्होंने ये बात कही, क्योंकि कोई भी बात प्रधानमंत्री मोदी ऐसे ही नहीं कहते। आपको क्या लगता है? देखिए इसमें कोई शक नहीं है। हाँ। सियासतदान अच्छा पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स को जब तक टच नहीं करेगा उसकी कोई भी बात पूरी नहीं होती है। नेचुरली संभाविक है कि 2024 को भी उन्होंने ज़ेरे गौर रखा होगा, लेकिन इंडिया में पीपल्स विल इलेक्शंस में प्रिवेल करती है और वो जो 30-40 डेज होते हैं वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि किस सत्ता में किस की गलियारियों में कौन सी पार्टी को आगे करना है और किसको पीछे करना है। तो ये चीजें तो इलेक्शंस में हम बात करेंगे। नेचुरली संभाविक है जब वो अपनी परफॉर्मेंस की बात करते हैं। हाँ। तो 2024 के इलेक्शंस को हमेशा आगे रखेंगे। बिल्कुल, जब कोई परफॉर्मेंस की बात करता है तो 2000 यानी आने वाले इलेक्शंस पर भी उनका ध्यान होता है, और यही प्रधानमंत्री मोदी ने इस इंटरव्यू में इस तमाम बातों की तरफ इशारा किया है। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे सुहेल साहब आपका, और माफी के साथ क्योंकि दूसरी बार गौरव गुप्ता साहब मैं आपके पास सवालों के साथ आ नहीं पाई, आपका भी बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ गुप्ता साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। इसके अलावा आरिस पठानिया साहब आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए, बातचीत करने के लिए इस मुद्दे पर। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। लगातार देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। नमस्कार।